Hello students, welcome to this online class. Today we are going to talk about catering individual differences अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नताओं की देखभाल करना या उनका ध्यान रखना। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर टीचर बेहतर टीचिंग कर सकता है और बेहतर लर्निंग आउटकम हासिल कर सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है दो व्यक्तियों में परस्पर अंतर। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी गुण में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यह हम सभी जानते हैं कि व्यक्तियों में भेद पाए जाते हैं। इसका आधार कोई भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति की शरीर की रचना अलग हो, सबकी अलग अलग रचना शरीर की होती हैं। रचना की दृष्टि से हम अगर बात करें व्यक्तियों में, जैसे कुछ गोरे होते हैं, कुछ का रंग सांवला होता है, कुछ की हाइट ज़्यादा होती है, कुछ की हाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती है, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ सामान्य प्रकृति वाले होते हैं। तो ये तो शारीरिक की दृष्टि से हमने देखा कि डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो कई तरह से अगर हम बात करें और भी व्यक्तियों में अंतर पाए जाते हैं। उन अंतर को हम अभी यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से व्यक्तिगत विभिन्नताएं व्यक्तियों में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले शारीरिक विभिन्नता की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे लिंग के आधार पर अगर हम बात करें तो कुछ स्त्री होते हैं, कुछ पुरुष होते हैं। या अगर हम बालक बालिका की बात करें तो महिला पुरुष का ये जो भेद है ये हमें देखने को मिलता है। इनमें अगर हम बालक बालिकाओं की बात करें तो उनमें आयु है, वजन है, कद, शारीरिक गठन आदि की दृष्टि से भी भेद पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी एक समान नहीं होते हैं। बौद्धिक विभिन्नताएं, बौद्धिक दृष्टि से भी सभी व्यक्ति समान नहीं होते। एक ही माता पिता के सभी बच्चे और यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी बौद्धिक दृष्टि से समान नहीं होते। कोई मंद बुद्धि होता है तो कोई सामान्य बुद्धि, और कोई बौद्धिक दृष्टि से अति प्रखर होता है या बहुत ही गिफ्टेड होता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो आईक्यू लेवल में पर भी डिफरेंसेस व्यक्तियों में पाए जाते हैं। सामाजिक विभिन्नताएं, कुछ व्यक्ति बड़े जल्दी मित्र बना लेते हैं तो कुछ बार बार प्रयत्न करने पर भी मित्र नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उन्हें मित्र बनाने की कला शायद नहीं आती होगी। कुछ को अधिकतर लोग पसंद करते हैं तो कुछ को कोई भी नहीं करता है। अर्थात कुछ बड़े लोकप्रिय होते हैं तो कुछ एकांकी होते हैं। कुछ व्यक्ति सभी के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं तो कुछ को अकेलापन और एकांत प्रियता अधिक पसंद होती है। नैतिक विभिन्नताएं, नैतिकता का मूल आधार अच्छाई और बुराई होता है, परंतु अच्छाई और बुराई दोनों ही परिस्थिति सापेक्ष शब्द है। जो बात किसी व्यक्ति या बालक को अच्छी लगती है वही बात दूसरे व्यक्ति को बुरी भी लग सकती है। नैतिकता की मोटी पहचान या मुख्य पहचान यही हो सकती है कि जो कार्य हम दूसरों के हित की परवाह ना करके अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, सामान्यतः वही अनैतिकता है। जबकि जो कार्य दूसरे के हित की दृष्टि से किए जाते हैं वे नैतिकता में आते हैं। सांस्कृतिक विभिन्नताएं, प्रत्येक देश की एक विशेष संस्कृति होती है। जो व्यक्ति जिस देश में पला है वहाँ की संस्कृति का उस पर प्रभाव पड़ता है। कुछ देशों में लोग प्रेम विवाह को सर्वोत्तम बंधन मानते हैं, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में पले हुए लोग इसे उतना महत्व नहीं देते हैं। भारतीय संस्कृति में पले हुए लोग माता पिता और बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य के लिए जितने सजग हैं उतने अन्य संस्कृति वाले लोग नहीं हो सकते हैं, या कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं होते हैं। यह हमारी संस्कृति का प्रभाव है। इस दृष्टि से भी व्यक्तियों की मान्यताओं और मूल्यों में अंतर होता है। प्रजातीय विभिन्नता है, प्रजाति से अभिप्राय यहाँ पर वर्ण से नहीं है, वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इससे नहीं है, अपितु उन प्रजातियों से है जो आदिकाल में भी थी और उनकी संतानें अभी तक चली आ रही है। जैसे आर्यों की संतानें हूण और शकों की संतानें आदि से भिन्न है। आज भी अफ्रीका के हबशी अति काले होते हैं और शीत प्रधान देशों के लोग अति गोरे।
धार्मिक विभिन्नताएं। धर्म से यहाँ अभिप्राय संप्रदाय से है। प्रचलित अर्थ में जिसे हम धर्म कहते हैं वह वास्तव में धर्म ना होकर संप्रदाय है। आप कुछ भी नाम दे दे, लेकिन इस दृष्टि से भी लोगों में भेद होते हैं। जैन लोग चींटी तक को मारना पाप समझते हैं, कंद मूलों को खाना उचित नहीं समझते, जबकि कुछ संप्रदायों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसके अलावा और भी कई तरह के अंतर व्यक्तियों में पाए जाते हैं। जैसे रुचि की बात करें तो बालक तथा बालिकाओं की रुचि में भेद पाया जाता है तथा भिन्न भिन्न बालकों की रुचि में अंतर भी मिलता है। पढ़ने लिखने, वस्त्र पहनने आदि सभी बातों में भिन्न भिन्न रुचियों के व्यक्ति मिलते हैं। रुचि की विभिन्नता बच्चों में विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का प्रकटीकरण करता है। व्यक्तित्व में भी अंतर पाया जाता है। सब में दो व्यक्ति समान और भिन्न हो सकते हैं। व्यक्ति रूढ़िवादी भी होता है और आधुनिक विचारधारा का भी होता है। ईमानदार या बेईमान, बहिर्मुखी या अंतर्मुखी आदि सभी व्यक्ति के भेद हैं। इसी प्रकार कुछ बच्चे सामाजिक कार्य में आगे चलने वाले होते हैं तो कुछ चुपचाप बैठने वाले होते हैं। लर्निंग स्टाइल, कुछ बालक सीखने में तीव्र होते हैं और कुछ मंद होते हैं। जो बालक तीव्र होते हैं उनको शिक्षा देने में थोड़ी सी सहायता प्राप्त होती है। एक बार सीखने पर उनके मन में कोई बात लंबे समय तक धारण रह सकती है। जो बालक सीखने में मंद होते हैं उनको शिक्षा में देने में अध्यापक को बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। यह भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं या क्षमताओं पर निर्भर करता है। तो इस तरह से व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें आधार विभिन्नताओं के हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये जो हमने अभी डिस्कस किया कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं बच्चों में पाई जाती है या इंसान में पाई जाती है। जब हम क्लासरूम की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे होने के नाते उनमें डिफरेंसेस भी बहुत सारे पाए जाते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। तो उन डिफरेंसेस को ध्यान में रख के हमें बच्चों को टीच करना होता है। एक टीचर ऐसा क्या करे कि उन डिफरेंसेस के आधार पर टीच करके बेहतर लर्निंग आउटकम हासिल कर सके, उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को वो फॉलो कर सकता है या कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना एक अध्यापक के लिए ज़रूरी होता है जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लासरूम में बहुत सारे पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की अगर हम बात करें तो ये सबके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अध्यापक सफलतापूर्वक शिक्षण तभी कर सकता है जब वो बच्चों के मार्ग में या पढ़ाई के मार्ग में आने वाली मुश्किलों को दूर करने का प्रयास करता है और दूर करने में उनकी सहायता करता है। यदि विद्यार्थी कोई गलती करता है या गलत रास्ते पर जाता है तो अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि वो डांटने के बजाय उसे अपने प्यार से समझाने का प्रयास करें। और यदि विद्यार्थी किसी क्षेत्र में असफल हो जाता है तब भी उसे डांटने फटकारने के बजाय सहानुभूतिपूर्वक समझाना चाहिए। अध्यापक एक पथ प्रदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए मैत्रीपूर्ण तथा सहानुभूतिपूर्ण भावना अवश्य उसमें होनी चाहिए। अगर हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करें तो छात्रों के बारे में जानना। कक्षा में शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के बारे में जानकारी हासिल ज़रूर करनी चाहिए कि उसके बच्चे किस किस तरह से सीखना पसंद करते हैं। अध्यापक को छात्रों की रुचि, आवश्यकताओं, उनका जो पूर्ण ज्ञान की क्षमता उनकी जो है, पूर्व ज्ञान की, हुनर आदि के बारे में जानकारी हासिल करके ही टीचिंग करनी चाहिए। हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो विद्यार्थी अध्यापक से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है वे कठिन परिश्रम करते हैं। अतः छात्रों के बारे में भिन्नता का ज्ञान होने के बाद अध्यापक को शिक्षण विधियों, प्रविधियों
तथा शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करने में मदद मिलती है, जिससे वे शिक्षण अधिगम की क्रिया को सफल बनाने में कामयाब होते हैं। शिक्षण में लचीलापन। कक्षा में अक्सर विद्यार्थियों की सीखने की गति में असमानता होती है, ये हम सभी जानते हैं। एक गति सबकी सीखने की नहीं होती है। कुछ विद्यार्थियों को जल्दी समझ आता है तो कुछ को बार बार समझाने पर भी समझ नहीं आता है। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी कक्षा में रुचि लेते हैं और कुछ रुचि नहीं लेते। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अध्यापक को अपने शिक्षण विधियों में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। जैसे यदि किसी बच्चे को व्याख्यान या लेक्चर मेथड से समझ नहीं आ रहा है तो उसे लेक्चर कम डिस्कशन मेथड या प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल कोई मेथड यूज़ करना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग मेथड यूज़ करना चाहिए। इस तरह बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप अगर टीचर शिक्षण विधियों में परिवर्तन करता है तो बच्चे सीखने में सहज महसूस करते हैं। अध्यापक को इन शिक्षण विधियों के लचीलेपन से खुश रहना चाहिए। अगर वह इससे दुखी होता है तो वह ज़्यादा समय तक अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएगा। छात्रों को रुचि और योग्यता के आधार पर वर्गों में बांटना। कक्षा में अध्यापक को बच्चों की सीखने की गति, योग्यता, रुचि आदि के स्तर पर वर्गों में बांटना चाहिए ताकि वह सभी वर्गों को ज़रूरत के अनुसार अनुदेशन दे सके। इसके द्वारा अध्यापक छात्रों को उनकी योग्यता एवं कार्य करने की गति के अनुसार कार्य करने को दे सकता है। इस तरह से वर्गों में व्यक्तिगत तौर पर भी अध्यापक उपचारात्मक शिक्षण कर सकता है। अतः इसके द्वारा अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। छात्रों को अभिप्रेरित करना। अब अगर हम बात करें अभिप्रेरणा की, हम सभी जानते हैं कि जब अध्यापक बच्चों को अभिप्रेरित करता है, मोटिवेट करता है सीखने के लिए, तो बच्चे अपना बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अध्यापक को कक्षा में छात्रों को हमेशा अभिप्रेरित करना चाहिए। अभिप्रेरणा दो तरह की होती है, आंतरिक तथा बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा से बच्चे लंबे समय तक उत्साहित रहते हैं। अध्यापक को बच्चे के आयु के अनुसार ही विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। बच्चों को उनकी उपलब्धि पर उत्साहित या प्रोत्साहित करना चाहिए। जब भी बच्चा समस्या हल करता है तो उस समय उसे अपने ऊपर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाया जाना चाहिए ताकि वह समस्या का हल करने में सफल हो सके। इस तरह अध्यापक को ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे सभी बच्चे उत्साहित रहे और अभिप्रेरित रहे। इसके द्वारा ही वे अपेक्षित अधिगम कर सकते हैं तथा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट है छात्रों की उपलब्धि को मान्यता देना। अब देखिए, कई बार क्लासरूम में बच्चे जिस भी तरह से बेहतर करते हैं, अध्यापक को चाहिए कि वो उसे स्वीकृति प्रदान करे और साथ में प्रेज वर्ड्स को यूज़ कर सके, जैसे फैंटास्टिक, ग्रेट, गुड, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। तो इस तरह से एक टीचर को चाहिए कि वो ऐसे प्रेरक शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि वो बच्चे बार बार उस तरह का प्रदर्शन करना अच्छा महसूस करें। अध्यापक को बच्चों की उन उपलब्धियों को सभी छात्र पढ़ाई में उपलब्धियों को सराहना चाहिए जिसमें वो बेहतर प्रदर्शन करता है। कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं भी होते हैं। कुछ बच्चे खेल कूद, नृत्य, गायन, चित्रकला, सांस्कृतिक गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अध्यापक को इन बच्चों के आत्म सम्मान का आदर सम्मान भी करना चाहिए तथा इनकी इन क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए इन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए तथा इनकी इन क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए इन्हें सम्मान देकर इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए
ताकि ये अपनी उपलब्धियों को और अधिक बढ़ा सकें। इसके विपरीत कई बार अध्यापक ऐसे विद्यार्थियों का सम्मान करने के बजाय उन्हें पढ़ाई करने की नसीहत देने लग जाते हैं, जिससे उन बच्चों का मनोबल टूट जाता है और वे अपनी रुचि के आधार पर कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी अक्सर समस्या विद्यालयों में देखने को मिलती है। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वे बच्चों की हर तरह की उपलब्धि को, जो कि सही है, उसे सराहना चाहिए। अभिभावकों को बच्चों के अधिगम में सहायता करने के लिए शामिल करना। अध्यापक को बच्चों के अधिगम को बेहतर बनाने के लिए उनके माता पिता या उनके अभिभावकों का सहयोग ज़रूर लेना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे के माता पिता या अभिभावक अपने काम में व्यस्त होने के कारण बच्चे की पढ़ाई में अपना योगदान नहीं दे पाते हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे माता पिता के बच्चे अक्सर पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं तथा उनका गृह कार्य भी कभी कभी पूरा नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में अध्यापक को बच्चे के अभिभावकों से बात ज़रूर करनी चाहिए और उनका सहयोग लेने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वे बच्चे के अधिगम में उनकी वांछित सहायता ज़रूर कर सकें। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयुक्त प्रयोग करना, ये हम सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। देखिए कि एक टीचर जब उचित शिक्षण सहायक सामग्रियों का, टीचिंग एड्स का क्लासरूम में यूज़ करेगा तो सीखना अपने आप में बहुत ही उच्च गति से हो जाएगा, या यूँ कहें कि बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी। अगर टीचर टीचिंग एड्स को यूज़ नहीं करेगा, इसके बजाय वो सिंपल क्लासरूम में बोरिंग तरीके से बच्चों को पढ़ाएगा, तो लर्निंग आउटकम अच्छी हमारी नहीं हो सकती है। अध्यापक को बच्चे की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम को बेहतर बनाने के लिए बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय रखने तथा उनकी रुचि विषय में बनाए रखने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का उचित प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से कक्षा में बच्चों की विभिन्नता के बावजूद सभी बच्चों को सीखने में मदद मिलती है। शिक्षण सहायक सामग्री में शामिल है जैसे वैसे तो ये 3 तरह की टीचिंग एड्स होती है। विजुअल टीचिंग एड्स जिन्हें हम देख सकते हैं, ऑडियो टीचिंग एड्स, ऐसी टीचिंग एड जिनके द्वारा बच्चों को सुनने में मदद मिलती है, जिनको सुन सकते हैं हम लोग, और ऑडियो विजुअल एड्स थर्ड। तो ऑडियो विजुअल एड जिसमें सुना भी जा सकता है जिनकी सहायता से, और जिनकी सहायता से देखा भी जा सकता है जिनको। तो 3 तरह की है, विजुअल, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, जिनमें कि हमारे पास ओवरऑल देखा जाए तो चॉक बोर्ड है, चार्ट है, मैप, फ्लैश कार्ड्स, मॉडल, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर इत्यादि, इनका हम शिक्षण अधिगम को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि छात्र सभी अपनी रुचि दिखा सकते हैं और रुचिपूर्वक सीख सकते हैं। यह सामग्री शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होती है। आकलन में लचीलापन। डियर स्टूडेंट्स, सभी मनोवैज्ञानिक आंकड़ों से ये पता चलता है कि विद्यार्थी अलग अलग ढंग से सीखते हैं और सीखे हुए की जांच की उनकी प्रस्तुति भी अलग अलग होती हैं। इसलिए परीक्षा हॉल में कागज कलम से ली गई परीक्षा के अलावा मूल्यांकन के बहुविध रूप होने चाहिए, या बहुत सारे रूप होने चाहिए। मौखिक परीक्षा और समूह कार्य मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा और लचीली समय सीमा रहित परीक्षा को देश भर में प्रायोगिक तौर पर लागू किए जाने की ज़रूरत है। इन नए माध्यमों से यह अतिरिक्त फायदा होगा कि वे परीक्षाओं को स्मृति जांच से हटाकर व्याख्या, विश्लेषण और समस्या समाधान जैसी उच्चतर क्षमताओं की जांच की ओर ले जा सकेंगे। सभी के लिए एक समान परीक्षा प्रणाली संगठनिक रूप से तो ठीक हो सकती है, लेकिन उसे विद्यार्थी केंद्रित नहीं कहा जा सकता है। इसलिए परीक्षा प्रणाली को लचीला, अधिक मुक्त, रचनात्मक तथा सरल होना चाहिए।
इसके अलावा हम बात करें तो स्कूल में अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया करवाई जानी चाहिए। ये हम सभी जानते हैं कि स्कूल में अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध करवाने से शिक्षण अधिगम में सहायता मिलती है। ये सामग्री है जैसे पठन कार्ड, सचित्र लोक कथाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्य पुस्तकें, खेल कूद की सामग्री, उपकरण, इक्विपमेंट्स, ऐतिहासिक, प्राकृतिक तथा पुरातात्विक महत्व के स्थलों की यात्रा, संदर्भ सामग्री, रेफरेंस मटेरियल, फोटो, चार्ट उपलब्ध करवाना, नियमित स्वास्थ्य जांच एवं देखभाल करना, मिड डे मील की गुणवत्ता का निरीक्षण करना आदि कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो कक्ष में और स्कूल में शिक्षण अधिगम को बेहतर बनाने में सहायक होती है। विषय वस्तु को जीवन और रोजगार से जोड़ना। विषय वस्तु का संबंध विभिन्न स्तरों पर जीवन और रोजगार की चुनौतियों से होता है। अगर हम जो कंटेंट बच्चों को टीच कर रहे हैं वो उनके जीवन में बच्चों के जीवन में वो फ़ायदेमंद है उनके लिए और उन्हें रोज़गार प्राप्त करने में वो सहायक है, तो डेफिनेटली बच्चे उस विषय वस्तु को सीखना पसंद करेंगे, उसमें अपनी रुचि दिखाएंगे और बेहतर प्रदर्शन ज़रूर करेंगे। कक्षा में विद्यार्थियों की कम संख्या, यहाँ पर क्रम हो गया है, इसे कम संख्या पढ़िएगा। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जो है वो जितनी कम होगी उतना शिक्षण और अधिगम गुणात्मक बन सकता है, क्योंकि जहाँ पर कम बच्चे होंगे टीचर इंडिविजुअल अटेंशन वहाँ दे सकता है। अगर क्लासरूम में हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर बहुत भीड़ होती है, संख्या क्लासरूम में बच्चों की ज़्यादा होती है, वहाँ पर इंडिविजुअल अटेंशन दे पाना, इंडिविजुअल रेमेडीज़ दे पाना टीचर के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में टीचिंग और लर्निंग क्वालिटेटिव नहीं बन पाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक 30 बच्चे क्लासरूम में होने चाहिए और कोशिश ये रहनी चाहिए कि 25-20 या इससे भी कम बच्चे क्लासरूम में होने चाहिए, जिससे बेहतर लर्निंग आउटकम हासिल की जा सकती है। अगर नेक्स्ट बात करें तो पुनर्बलन का उचित प्रयोग करना चाहिए। क्लासरूम में बच्चे का जो बिहेवियर होता है अगर सकारात्मक है, टीचर को चाहिए कि वो उन्हें रीइंफोर्स करे, उन्हें प्रोत्साहित करे कि फिर से वैसा व्यवहार वो करे। बच्चा क्लास में अगर कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, टीचर को चाहिए कि वो उन्हें शाबाश दे, उनको प्रेज़ करे, उनकी तारीफ़ करे, उनकी पीठ थपथपाए, ताकि नेक्स्ट टाइम वो बच्चे वैसा व्यवहार करना पसंद करें या सीखने में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लें। इसलिए टीचर को चाहिए कि बच्चे को शाबाश दें, उत्साह बढ़ाए उनका, उनकी तारीफ़ करें, पीठ थपथपाए, सकारात्मक तरीके से सीखने में बच्चे की मदद करें। अतः यह कहना उचित होगा कि शिक्षण अधिगम में पुनर्बलन को प्रयोग करने से यह प्रक्रिया सफल हो सकती है। घर और स्कूल में एक आरामदायक एवं हर्षित सीखने का माहौल बनाना। अगर विद्यालय तथा घर में बच्चों को आरामदायक और हर्षित सीखने का माहौल मिलेगा तो वह अपनी रुचि एवं योग्यता के साथ अपना काम करेंगे। ऐसे माहौल में बच्चे पढ़ाई के प्रति अरुचि अथवा नीरसता बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। अतः अध्यापक तथा माता पिता दोनों का ये दायित्व बनता है कि वो स्कूल तथा घर का वातावरण सीखने के अनुकूल बनाएं। विद्यालय में ऐसी सुविधाएं तथा गतिविधियां करवाई जानी चाहिए जिनसे विद्यार्थी की रुचि सीखने में बढ़ सके। अतः एक आरामदायक और हर्षित माहौल शिक्षण तथा अधिगम क्रियाओं को बेहतर बनाता है। अध्यापक का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ टीचर। देखिए, अध्यापक को चाहिए कि वो कक्षा में सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करें, सभी बच्चों को वो अटेंशन दे, सबका ध्यान क्लासरूम में रखे, हर बच्चे की क्या समस्या है उसको फाइंड आउट करे, हर बच्चे की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, इस बात को लेकर भी टीचर को सक्रिय होना चाहिए।
टीचर को चाहिए कि वो किसी के साथ पक्षपात ना करे, सांप्रदायिकता की भावना उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि उसके द्वारा लिए गए निर्णय गहरी सोच पर आधारित होने चाहिए। उसे किसी भी मामले में अपनी व्यक्तिगत राय सर्वोपरि नहीं रखनी चाहिए। विद्यार्थी के प्रति विश्वास, सहयोग, आदर की भावना को अपनाना चाहिए तथा कटुता का स्वभाव तथा रुख अपनाने से दूर रहना चाहिए। उसे बच्चों पर अपनी दादागिरी नहीं थोपनी चाहिए और ना ही तानाशाही प्रवृत्ति का सहारा लेना चाहिए। अध्यापक को सदैव बच्चों से निकटता रखनी चाहिए तथा उसे छात्रों के साथ लोकतंत्रात्मक पद्धति के आधार पर व्यवहार करना चाहिए। अहंकार, अहम से उसे दूर रहना चाहिए। वह छात्रों के प्रति संवेदनशील हो। ऐसे गुणों वाला अध्यापक ही व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए कक्षा में बेहतर शिक्षण द्वारा बेहतर अधिगम का निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट, सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी। एक टीचर को चाहिए कि क्लासरूम में सभी बच्चों को इक्वल इम्पोर्टेंस दे और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे ताकि सभी बच्चे एक्टिव क्लास में हो सके और एक्टिव रूप से अपनी पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित कर सकें। तभी इंडिविजुअल अटेंशन के माध्यम से टीचिंग और लर्निंग को बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए टीचर को चाहिए कि सभी बच्चों को वो सक्रिय करे पार्टिसिपेशन के लिए क्लासरूम में। आधुनिक शिक्षण विधियों का उपयोग करना। ये हम सभी जानते हैं कि आधुनिक शिक्षण विधियों का अगर टीचर प्रयोग करेगा तो लर्निंग आउटकम बहुत बेहतर बन सकती है। तो आधुनिक शिक्षण विधियां बहुत तरह की है। आज के समय में डाल्टन प्रणाली, विनेट की प्रणाली, प्रोजेक्ट विधि, प्रोग्राम लर्निंग जैसी आधुनिक शिक्षण की प्रणालियां हैं एवं शिक्षा प्रविधियों में व्यक्तिगत विभिन्नता का इनसे ध्यान रखा जाता है। यद्यपि इन शिक्षण प्रणालियों को अपनाना भारत में कठिन है, किंतु इनके मुख्य भाव व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण को यथासंभव भारतीय विद्यालयों में भी अपनाना चाहिए। अतः ये कहा जा सकता है कि बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता का शिक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान है। इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों को कई प्रकार से लाभ पहुंचा सकता है। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी बच्चों के व्यवहार को समझने में, उनके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान आवश्यक होता है। तो इसलिए ये जितने भी यहाँ पर हमने टेक्निक्स बताई हैं उनके आधार पर एक टीचर को चाहिए कि वो क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, इन बातों का ध्यान रखते हुए वो टीच करे, तभी लर्निंग आउटकम अच्छी आ सकती है। थैंक यू।